गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचार देख रहे थे। गांधी जी के इन राज्य संबंधी विचारों को पिछले 2 भागों में मैंने स्पष्ट किया कि मूलतः गांधी जी राज्य के विरोधी थे। वो जिस आदर्श समाज की कल्पना करते थे वो चाहते थे कि उसमें राज्य का अस्तित्व ही नहीं हो, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि राज्य शोषण का प्रतीक है, राज्य हिंसा का प्रतीक है। और गांधी जी ठहरे सत्य और अहिंसा के पुजारी, तो भला राज्य के स्वरूप को, उसके अस्तित्व को कैसे स्वीकार कर सकते थे। तो उनके सपनों का जो समाज था वो राज्य विहीन था, जिसको वो राम राज्य नाम देते थे। दूसरे भाग में मैंने बताया कि आखिर वो कैसा राज्य चाहते थे। हालांकि आदर्श सोच तो यही थी कि राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक भी थे। वो इस बात को समझते थे कि वर्तमान व्यवस्था जो समाज है वो राज्य के बिना संचालित नहीं हो सकता, और जिस तरह के समाज की वो कल्पना करते थे वो वर्तमान और निकट भविष्य में संभव नहीं है। इसलिए कुछ परिवर्तनों के साथ राज्य संबंधी विचारों को उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो पिछले भाग में मैंने बताया कि उप आदर्श राज्य क्या था उनका। आदर्श तो संभव नहीं है, उप आदर्श संभव है, उसमें वो क्या चाहते थे। आज हम देखेंगे कि वो समझते थे कि उपादर्श भी निकट भविष्य में बहुत जल्दी संभव नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में उपादर्श भी संभव नहीं है, तो क्यों न वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी के स्वरूप उद्देश्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन या जो भी परिवर्तन कर सके उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए कि वो वास्तविक रूप में जनता का शासन स्थापित हो सके, जनता का कल्याण कर सके। हम कह सकते हैं कि गांधी जी अपने आदर्शों, अपने मूल्यों, अपने विश्वास को इस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू करना चाहते थे, और इसके लिए कुछ परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो सकते हैं ये उन्होंने बताया। क्या क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, ये वर्तमान जो सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक सिस्टम, इसमें क्या क्या परिवर्तन किया जाए कि यह शासन भी उनके लिए, ये कहें कि समाज के लिए आदर्श हो सके। ठीक है, तो वो परिवर्तन हम देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि उस शासन को उन्होंने नाम दिया, लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन नाम क्या दिया? अहिंसक लोकतंत्र। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र तो होगा, लेकिन इसमें अहिंसा जो उनका आदर्श है वो ज़रूर स्थापित होगी। ये अहिंसा के आधार पर होगा, शोषण, बल प्रयोग नहीं होगा, या कहें कि मतलब शोषण तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको भी वो न्याय का शासन ही कहते हैं, सर्वोदय का लक्ष्य रखना चाहते हैं। लेकिन बल प्रयोग और हिंसा की जो संभावना है वो अति न्यूनतम होगी। तो ये सुधारवादी प्रतिमान उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, हमारे सामने रखा। तो इसमें पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली को। पहली बात ये कि इस शासन में वो स्वीकार करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित होगी, चलेगी। लेकिन वही वाली बात मैं कह रही हूँ कि केंद्रीकरण नहीं होगा इसमें। केंद्रीकरण के वो विरोधी थे कि केंद्रीकरण ही हिंसा को बढ़ाता है। विकेंद्रीकरण होगा अधिकाधिक, और अहिंसा के आधार पर होगा, अहिंसा उसमें स्थापित होगी। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो बात करते हैं, जिसमें विद्यमान ढांचा लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, लेकिन उसके मूल स्वरूप और उद्देश्यों में परिवर्तन करने की वो बात करते हैं। ठीक है, वर्तमान व्यवस्था को वो स्वीकार करते हैं, कहने की बात है। दूसरा जो पॉइंट है, प्रतिनिधियों की भूमिका सेवक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली जिन लोगों के हाथों से चलती है, जिन प्रतिनिधियों को हम चुन करके भेजते हैं, उनकी भूमिका की बात वो करते हैं। उनकी भूमिका वो क्या कहते हैं कि प्रतिनिधियों की भूमिका कैसी होगी? सेवक के रूप में। और इसीलिए वो क्या कहते थे कि उनको वेतन भत्ते न दिए जाए, इसका उन्होंने विरोध किया। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, उनकी पूर्ति नहीं कर सके, तो जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि विधानमंडलों से उनको वापस बुला सके। अगर ये व्यवस्था कर दी जाए तो वास्तव में ही वो जनता के प्रतिनिधि जो हैं, जिनको हम निर्वाचित करके भेजते हैं, वो स्वामी कभी नहीं बन पाएंगे, वो सेवक के रूप में ही व्यवहार करेंगे। तो ये परिवर्तन वो चाहते थे कि जब चाहे विधानमंडलों के सदस्यों को वापस जनता बुला सके, जिनसे भी वो असंतुष्ट है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का विरोध। वो 2 व्यवस्थापिका तो चाहते थे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो मूलभूत सरकार के अंग वो तो रहेंगे ही, लेकिन द्विसदनीय व्यवस्थापिका का वो विरोध करते हैं। और क्यों करते हैं?
क्योंकि उनका मानना था कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका के कारण अनावश्यक वाद विवाद होगा, अनावश्यक भार आएगा देश पर और कानून निर्माण की प्रक्रिया में देरी होगी। इसलिए वो चाहते थे कि व्यवस्थापिका द्विसदनीय नहीं, एक सदनीय हो। ठीक है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन की सफलता जनता के दृष्टिकोण पर निर्भर। देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट दो ही बात है कि ये जो लोकतांत्रिक शासन की सफलता है, हकीकत में दो ही लोगों पर चलती है। एक तो जो प्रतिनिधि है जिनको निर्वाचित करके भेजा गया, और दूसरा जनता। जो प्रतिनिधियों को अगर उन्होंने कहा कि सेवक के रूप में उनकी भूमिका रही है, उसके लिए व्यवस्था वो चाहते थे कि उनको वापस बुलाया जा सके जनता द्वारा। लेकिन जनता में वो जागरूकता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जनता में अगर उस तरह का दृष्टिकोण नहीं होगा, वो जागरूकता नहीं होगी, वो शिक्षा नहीं होगी, और ये समझ नहीं होगी कि प्रतिनिधि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रतिकार करने की क्षमता उनमें नहीं है, तो कोई मीनिंग नहीं है इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। इसलिए वो चाहते थे कि जनता को प्रशिक्षित किया जाए और इस जनतांत्रिक शासन के लिए, ताकि उनमें आत्मसम्मान, अपने अधिकार, अपने स्वतंत्रता के लिए भाव डेवलप हो, और जो मूलभूत जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको वो स्वयं भी अमल करें और अपने प्रतिनिधियों से भी अमल कराने का प्रयास कौन करेगी? जनता ही करेगी। तभी ये लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है। तो लोकतांत्रिक शासन की सफलता किस पर डिपेंड करती है? जनता पर। ये वो चाहते थे। ठीक है। फिर है फिफ्थ जो पॉइंट है, जन कल्याण शासन का प्रमुख लक्ष्य। ये भाव भी कब होगा? जब जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन वो लोकतांत्रिक मूल्यों और जनतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे, और तभी जनता का कल्याण हो सकेगा, जनता के कल्याण को समझ सकेंगे। एक तो ये, और दूसरा जनता भी इस बात को समझेगी कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उनके जन कल्याण के लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जन कल्याण जो शासन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, ये उनका मीनिंग था। और ये जो अहिंसक लोकतंत्र जो उन्होंने नाम दिया है, इसके पीछे जो अहिंसक वर्ड जोड़ा है, इसके पीछे मूल भावना यही है कि जनता का शोषण नहीं किया जाए, जनता के प्रति जो लोकतांत्रिक मूल्य के अनुसार जनता पर शासन किया जाए, जनता को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों के बीच में समन्वय की समझ होनी चाहिए। ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये कौन डेवलप करेगा? ये जो प्रतिनिधित्व शासन के जो प्रमुख जो आधार स्तंभ है, जो प्रतिनिधि है, वो करेंगे। तो जनता जन कल्याण उस शासन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। शासन जनता के प्रति संवेदनशील होगा, जनता के प्रति कल्याण के लिए सदैव निरंतर सक्रिय और सचेष्ट रहेगा, तभी जन कल्याण के शासन की पूर्ति या लोकतांत्रिक शासन की सार्थकता स्थापित हो सकती है। तो जन कल्याण शासन का प्रमुख लक्ष्य होगा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया? अहिंसक लोकतंत्र। फिर वो क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ लोकतंत्र। देखिए, तीनों ही तरह के राज्यों में वो धर्म को प्रमुख स्थान पर रखना चाहते हैं, और धर्म को इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि धर्म के साथ, जैसा मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ, धर्म के साथ जो नैतिक मूल्य जुड़े हुए हैं, जो आदर्श जुड़े हुए हैं, जो सार्वभौमिक प्रेम के तत्व जुड़े हुए हैं, जो नैतिकता जुड़ी हुई है, जो हमारे जीवन के जीने के जो आदर्श जो मानते थे गांधी जी, वो जुड़े हुए हैं, वो सब धर्म में जुड़े हुए हैं। उस धर्म को स्थापित किया जाएगा इस राज्य में, और जो राजनेता है उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाए, और जनता से तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है धर्म के मूलभूत आदर्श को। संपूर्ण जीवन में धर्म को स्थापित करना चाहते थे। तो ये लोकतंत्र जो होगा वो धर्मनिष्ठ लोकतंत्र होगा। फिर है पूर्णतः अहिंसक व्यवस्था। ये इस बात को, गांधी जी इस बात को स्वीकार करते थे कि ये जो लोकतंत्र होगा वो पूर्णतः अहिंसक संभव नहीं होगा। ठीक है। इस अहिंसक लोकतंत्र में चूंकि जनता पूर्णतः इस अहिंसक लोकतंत्र के जो मापदंड गांधी जी रखे हैं,
जो अहिंसा के मापदंड रखें, उस अहिंसा के आधार पर चलने में संभव न जनता का संभव होगा, न ही राज्य का। ठीक है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि पूर्णतः अहिंसक व्यवस्था नहीं होगी। एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्णतः अहिंसा की स्थापना संभव नहीं होगी, लेकिन अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित ये राज्य चलेगा। तो प्रतिनिधि व्यक्तियों से एक्सपेक्ट की जाएगी कि जीवन में अहिंसा के आदर्शों को वो अपनाएं, लेकिन पूर्णतः प्राप्ति संभव नहीं है। वो इस बात को स्वीकार करते थे कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह का समाज है उसमें न जनता से एक्सपेक्ट किया जा सकता, न ही शासन जिनके हाथ में उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता। तो ये जो शासन होगा उसमें पूर्णतः अहिंसा पर आधारित नहीं होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं न्याय का शासन। गांधी जी जो सर्वोदय की बात करते हैं उसमें क्या है? मुख्यतः न्याय ही तो है। तो गांधी जी इस बात को इस अहिंसक लोकतंत्र में विस्थापित करना चाहते थे कि ये जो लोकतंत्र होगा, हकीकत में लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, उसको अगर एक शब्द में, वो तो ठीक है, उसकी परिभाषा प्रजा का, प्रजा द्वारा प्रजा के लिए शासन है, लेकिन रियलिटी में इस पूरा शासन तंत्र किस पर डिपेंड करता है? बहुमत पर। जिनको बहुमत प्राप्त हो जाता है उनके हाथ में शासन होता है और वो अपने तरीके से पूरे देश में शासन चलाते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं न बहुमत का होगा न और अल्पमत। जिस बहुमत के हाथ में शासन होगा तो इसका मतलब अल्पमत कमज़ोर होगा, उनका कल्याण नहीं होगा। पर गांधी जी क्या कहते हैं कि न बहुमत का शासन होगा न अल्पमत का शासन होगा। किसका शासन होगा? न्याय का शासन होगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी, न्याय और विधि का शासन होगा। न्याय और विधि के अनुसार ही शासन का संचालन होगा। और न्याय और विधि के ये जो विचार हैं शासन की समस्त संस्थाओं पर नीचे से ऊपर तक अनुप्राणित होंगे। और विधि निर्माण और वो जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसमें न्याय सबसे इम्पोर्टेंट होगा। औचित्य के मापदंड स्थापित होंगे, जो उचित है वो होगा, और जो उचित है वही क्या है? न्याय। तो इस तरह से गांधी जी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय को स्थापित करना चाहते थे। और इसको ही नहीं, जो उनका संपूर्ण तंत्र उसमें 2-3 बातें स्पष्ट है। अहिंसा और सत्य, धर्म, न्याय, नैतिकता, ये तो तीनों चरणों में रहेगी ही। लेकिन वो इस बात को स्वीकार करते थे, सच्चाई को स्वीकार करते थे कि वर्तमान जो समाज है उसमें इन मूल्यों का महत्व अब बहुत कम रह गया है। इसलिए इस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो इस सच को एक्सेप्ट करते हैं कि जो उनके सपनों का समाज है, जिस तरह का राज्य, जिस तरह का समाज, जिस तरह का व्यक्ति वो परिवर्तन चाहते थे वो संभव नहीं है। इसलिए सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया और वर्तमान जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको ही रखते हुए अपने इन आदर्शों को भी वो स्थापित करना चाहते थे। लेकिन ये सच है कि जिन आदर्शों को जिस रूप में वो स्थापित करना चाहते थे उस रूप में वो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको रखना चाहते थे और उनके लिए प्रयास करते रहना चाहते थे। तभी शोषण, गरीबी या जो अन्याय है उसका उन्मूलन संभव हो सकता है। तो ये है गांधी जी का लोकतांत्रिक राज्य, ये कहें कि गांधी जी का अहिंसक लोकतंत्र। ये कोटेशन जो गांधी जी का है मैं आपको समझा रही हूँ ताकि उनकी जो धर्म और राजनीति के समन्वय की बात हम करते हैं उसको हम स्पष्ट कर सके। क्या कह रहे हैं गांधी जी इसमें कि राम राज्य से उनका अभिप्राय हिंदू राज से नहीं। आई डू नॉट मीन हिंदू राज, फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम। मतलब सेम है ये दोनों। एंशियंट आइडियल जो राम राज्य है उसके जो राम राज्य जो है, ठीक है, जो आइडियल राम राज्य जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो सच में प्रजातांत्रिक है, ट्रू में प्रजातांत्रिक है, जिसमें छोटा सा छोटा क्या, निम्न से निम्न अंतिम व्यक्ति तक, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंचे, उसके साथ न्याय हो, वही राम राज्य। तो यहाँ राम राज्य से उनका अभिप्राय धर्म से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है, या ये कहे कि हिंदू राज्य से नहीं है। ठीक है,
अंततः गांधी जी के समस्त राजनीतिक विचारों का निचोड़ एक पंक्ति कुछ शब्द में हम देना चाहें तो गांधी जी के सारे राजनीतिक विचारों का मूल आधार क्या है? आध्यात्मिकरण, राजनीति का आध्यात्मिकरण। वो राजनीति का आध्यात्मिकरण चाहते थे और इसलिए सत्य और अहिंसा की बात वो हमेशा करते थे। देखिए, ट्रुथ इज गॉड। महात्मा गांधी गॉड को सत्य कहते थे और सत्य को गॉड। और सत्य के दो रूप उन्होंने बताए, एक आम आदमी इंसानों के लिए और एक उनके लिए जो बहुत ही उस सत्याग्रह के जीवन को अपने जीवन में अपना चुके हैं। वो एक आम इंसान उस सत्य के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। उस दो भागों में बांटा उन्होंने, निरपेक्ष सत्य, सापेक्ष सत्य। तो निरपेक्ष सत्य है, वो है अंततः गॉड। उस सत्य तक वही पहुंच सकता है जो उच्च कोटि का सत्याग्रही हो। और जो निरपेक्ष सत्य है वही क्या है? ईश्वर है। और उस ईश्वर की स्थापना जिस समाज में जितनी ज़्यादा हो वो समाज मूल्यों पर उतना ही आधारित होगा। लेकिन उस सत्य तक पहुंचना आसान नहीं है, तो सापेक्ष सत्य की भी वो बात करते हैं। अगर उस सापेक्ष सत्य के मार्ग पर भी या उस तक भी आम इंसान पहुंचता है तो भी समाज में सत्य और अहिंसा की स्थापना हो सकती है, ऐसा वो समझते हैं। इसीलिए उपादर्श राज्य में भी और लोकतांत्रिक राज्य में, अहिंसक लोकतंत्र में भी वो सत्य और अहिंसा को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो ये है गांधी जी के राज्य संबंधी विचार। इसी के साथ ये भाग और ये राज्य संबंधी समस्त विचार की श्रृंखला समाप्त होती है। थैंक यू।